तो 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव और साथ ही साथ पंजाब की भी 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव और केरल की एक सीट पर भी यहां पर जो है वो लगातार मतदान किया जा रहा है। वोटिंग मीटर राज्य समय प्रतिशत ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 9 बजे तक 9.66% यूपी में हुआ। झारखंड में आपको बता दें कि लगातार 12.71% वोटिंग हुआ। झारखंड की जनता बेहद उत्साहित नजर आ रही, जागरूक है। महाराष्ट्र में 9 बजे तक अगर हम बात करें तो 6.61% वोटिंग हो चुकी है। तो अभी समय लगभग 10:15 बज रहे हैं और शाम 6 बजे तक का वक्त है। उम्मीद की जा रही है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता जाएगा। इसीलिए लोगों से अपील भी हम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग घरों से निकलें, 100% मतदान करें और इस महापर्व में हिस्सा जरूर लें। अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जरूर चुनें और उसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाएं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मीरापुर उपचुनाव से जुड़ी हुई मतदान के दौरान हंगामा देखने को मिला। ककरौली में भीड़ ने पथराव किया, पुलिस ने हंगामा कर भीड़ को दौड़ाया। भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दिया गया है। तो उपचुनाव के दौरान हंगामा देखने को मिला। मतदान में ककरौली में भीड़ ने पथराव कर दिया, पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को दौड़ाया। भारी पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात कर दिया गया है। तो अव्यवस्थाएं भी नजर आ रही हैं, कहीं कहीं पर भीड़ ने जो है वो नाराजगी जाहिर की है। हालांकि वजह क्या रही है फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। मतदान के दौरान हंगामा देखने को मिला, क्या लोगों को कुछ परेशानियां हुई इसका भी जिक्र लगातार वहां पर मतदाता कर रहे हैं। लेकिन पुलिस भी लगातार सक्रिय है और जो हंगामा कर रही भीड़ है उसे दौड़ाया। भारी पुलिस फोर्स इस दौरान मौके पर तैनात कर दिया गया है ताकि वोटिंग जो है वो प्रभावित ना हो। आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के घटनाक्रम वोट को प्रभावित करते हैं और इसीलिए बहुत जरूरी है कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं। मेरे सहयोगी अरविंद चौधरी इस समय जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अरविंद, आखिर क्या वजह है, भीड़ को तितर बितर किया गया, नाराजगी है किस बात को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि मीरापुर उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव जो चल रहा है, इसमें गांव ककरौली है। ककरौली में यहाँ पे दोनों मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। दोनों ने एक दूसरे पर आपत्ति उठाई। एक समुदाय ने दबाव बनाने की नीयत से हंगामा शुरू किया और पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर इसको कंट्रोल किया। जबकि कुछ लोगों का आरोप है कि पुलिस हमें अंदर नहीं जाने दे रही है, जबकि इनका आपसी मतभेद है। एसएसपी स्वयं मौके पर पहुंच गए हैं और इस भीड़ को काबू कर लिया गया है। और पुलिस का कहना है कि मतदान केंद्र पर किसी भी ऐसे कार्य को नहीं करने दिया जाएगा जिससे मतदान प्रभावित हो। तो उनकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, अवेयर करें। लेकिन अगर क्या मतदान प्रभावित हुआ अरविंद? नहीं, अभी फिर सामान्य चल चुका है, क्योंकि जो लोग हंगामा कर रहे थे, जो प्रभावित करना चाह रहे थे मतदान को, उनको पुलिस ने दौड़ाया है और उनको चेतावनी दी है कि अगर दोबारा कोई ऐसी घटना की तो आपको तुरंत ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। किसी भी कारण से मतदान को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। अभी सामान्य स्थिति है और सब लोग आराम से मतदान कर रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। अरविंद, लेकिन क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हुई है और आने वाले समय में और भी लोग आएंगे और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनेंगे और इसीलिए फिर से इस तरह की स्थिति ना हो, तो क्या पुलिस और ज्यादा सक्रिय हो गई है? यहाँ पे पुलिस फोर्स थोड़ी और बढ़ा दी गई है और उसके लिए उन्होंने चेताया है कि हर आदमी आए, अपनी आईडी के साथ आए और जो पर्ची इनको मतदान करने के लिए दी जाती है बीएलओ के द्वारा, वो अपने साथ लाए और आराम से मतदान करने जाए। किसी को भी भीड़ को इकट्ठा होने के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो जगह जगह टोली बनाकर जो मतदान करता है उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने उनको कहा है कि आप यहाँ से दूरी बनाइए और उनको दूर कर दिया गया है। हाल फिलहाल स्थिति सामान्य है और आगे की स्थिति के लिए हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन तो लगातार मौके पर सक्रिय है अरविंद, लेकिन क्या तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं बूथ पर? हाँ, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पे बूथ पे है। जो एजेंट बनाए गए हैं वे सब। चलिए, बहुत धन्यवाद अरविंद तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार उपचुनाव पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, झारखंड, महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव जो है वो आयोजित किया जा रहा है और ऐसे में हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। परिचय करा देती हूँ, रविंद्र वाल्मीकि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदेश अच्छा, मुंबई उतना ही प्रगति महाराष्ट्र की आगे बढ़ेगी, गति मिलेगी और हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ महाराष्ट्र का अग्रसर स्थान नंबर 1 स्टेट जो महाराष्ट्र है
उसको हम आगे भी नंबर 1 बनाए रखेंगे। पीयूष जी, मालवार हिल को लेकर एक दिक्कत ये थी कि पिछली बार इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि यहाँ पर वोटिंग परसेंट काफी ज्यादा कम हो गया है और उसको कम से कम सुधारने की बहुत जरूरत है। मैं बधाई दूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार जी और उनके सभी सहयोगियों को, इलेक्शन कमिश्नर्स को, महाराष्ट्र मुंबई के सभी पोलिंग अधिकारियों को, भूषण गगरानी जी हो, मुंबई के इंचार्ज, या हमारे खास तौर पे उत्तर मुंबई के जो पोलिंग अधिकारी हैं, यहाँ भी जो अधिकारियों ने व्यवस्थाएं की हैं दक्षिण मुंबई में, मैं समझता हूँ लोकसभा के समय जो कम वोटिंग हुई उसके जो कारण थे, गर्मी का मौसम था, सोमवार का दिन था, लंबी 3-4 दिन की छुट्टी मिल गई लोगों को, साथ ही साथ समर वेकेशन में कई लोग कोंकण या राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, यूपी के होटल मिली। वर्धा ये दारूबंदी का डिस्ट्रिक्ट है, तो दारू और पैसा बांटकर ये नोट का जिहाद करना चाहते हैं क्या वोट मांगने के लिए? ये सवाल इस बहाने खड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि बीजेपी जो संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानती, जो बार बार हम कह रहे थे कि किसी ने किसको वोट करना वो उनका अधिकार है, उसको ये वोट जिहाद बोलते हैं। फिर कल ब्राह्मण लोगों ने महाराष्ट्र के उनने भी कल डिक्लेयर कर दिया कि बीजेपी को वोट करो करके, तो इसका मतलब क्या होगा? उसको भी ब्राह्मण जिहाद बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या चल रहा है क्या महाराष्ट्र में? तो रविंद्र वाल्मीकि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र अग्रवाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस से संजय नागपाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, और सुहेल सूबेदार जी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट से, और हमारे साथ सुशील व्यास जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट से। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत संजय नागपाल जी मैं आप ही से करना चाहूंगी, इस बार के ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण है? चाहे झारखंड की हम बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, कितने महत्वपूर्ण है सर? देखिए, ये चुनाव अगले चुनाव की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। आप केदारनाथ को ही लीजिए। केदारनाथ में जब तक शैला रानी रावत, जो पूर्व विधायक जिनकी मृत्यु हो गई, जब तक वो थी तो वो लड़ती रही इस बात के लिए कि कई विकास की परियोजनाओं को यहाँ पर लाया जाए, और उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद जो है मुख्यमंत्री धामी ने कम से कम 39 परियोजनाएं लॉन्च करके ये संदेश दिया कि अब हम इसका और ज्यादा विकास करेंगे। तो जब विधायक रहते उन्होंने इतना संघर्ष किया, उस समय पार्टी ने उनकी बात को नजरअंदाज किया। तो ये बात बड़ी संदिग्ध है कि आज आप माहौल बना करके सत्ता पे दोबारा से काबिज होना चाहते हैं। और जबकि उत्तराखंड का आलम तो ये रहा मैम कि मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों विधानसभा सीट भाजपा ने खोई हैं। अब लोगों को कन्विंस करना है। लोगों ये इल्जाम कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि शराब और पैसा बांट करके यहाँ माहौल बनाया जा रहा है मैम। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी यही आलम है। महाराष्ट्र की खबरें भी यही हैं कि शराब और इन सब चीजों का सहारा लेकर के सरकारें आगे बढ़ना चाह रही। लेकिन देखिए सर, अब हिंदी खबर ने भी जब आशा नौटियाल से बात की और उनसे ये पूछा कि क्या मनोज रावत यहाँ पर आपको चुनौती देते हुए नजर आ रहे, तो वो कुछ भी नहीं बोल पाए। यानी कि साफ कह सकते हैं कि आत्मविश्वास की कमी कहीं ना कहीं इस समय नजर आ रही है बीजेपी में। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अगर मतदाताओं को प्रभावित करके कोई वोट बैंक खड़ा किया जाता है तो अलग बात है। अदरवाइज जो है स्थितियां बहुत ही खतरनाक लगती हैं कि लोगों में रोष भी है कि जो चाहते थे उस ढंग से कार्यक्रम नहीं चलाए गए सरकार द्वारा, और शैला रानी रावत के बाद इन कार्यक्रमों को गति देने का प्रयास किया गया। जी बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। रविंद्र वाल्मीकि जी आप ही से जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं कि मतदान जो है वो प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को वोट नहीं डालने दिए जा रहे, ऐसे पुलिस प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो इस चुनावी सरगर्मी ने देहरादून जैसे एक गर्म माहौल बना दिया है, और इस प्रकार संजय नागपाल जी ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई परियोजना केदारनाथ क्षेत्र में नहीं हो रही। तो मैं इनको कहूंगा कि मुझे लगता है कि शायद
अब इन्होंने किस आधार पे ये बात बोली? जितना काम केदारनाथ क्षेत्र में हुआ, चाहे कनेक्टिविटी रोड का हो, चाहे रेल पहुंचाने का काम हो, चाहे और केदारनाथ की को और भव्य दिव्य बनाने का हो, तो इसका ही परिणाम है कि लगातार जिस प्रकार से हर साल जो है तीर्थाटन पर्यटन को लेके जिस प्रकार से लोगों के अंदर एक उत्साह का वातावरण यहाँ बना है, और इस उत्साह का कारण है कि रोजगार के बहुत सारे अवसर खुले हैं। तो ये पता नहीं किस आधार पे बोला है, चाहे केंद्र पोषित योजना हो, चाहे राज्य पोषित योजना हो, चाहे राज्य सरकार द्वारा किया हो। धामी जी ने जिस प्रकार से वहां पे कई सारी परियोजनाओं का के लिए काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कारण से वहां की जनता इतने बड़े विकास को अनदेखी करके जो है किसी भी प्रकार का कोई जोखिम लेगी। और जनता का स्पष्ट मत दिख रहा है। और अब यूपी की बात करता हूँ। देखिए, यूपी में चाहे जो भी कुछ कहे, मुझे लगता है कि 9 की 9 सीटों पे हम जो है जिस प्रकार का माहौल दिख रहा है, 9 की 9 सीटों पे हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने और अपने सहयोगियों के मदद से ये सीटें पूर्ण रूप से जीतने की ओर। ठीक है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के अगर हम बात करें तो देखिए नतीजे तो आपके सामने है। समाजवादी पार्टी जो है वो उसको ज्यादा यहाँ पर सीटें हासिल है, उसके बाद भी आप ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि इस बार 9 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। सर, क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि इस आत्मविश्वास समाजवादी पार्टी में इसी बात को लेकर है कि देखा किस तरह से लोकसभा चुनाव में जनता ने दिखा दिया कि आखिर किस आधार पर वोट करना, और एक बार फिर से 9 सीटों पर यही होने वाला है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहा है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बताऊं, देखिए 2 चीजों का कारण था और अन्य कारण भी हो सकता है। जिस प्रकार से इन्होंने एक झूठ का नैरेटिव फैलाया कि संविधान खतरे में, और एक कहा कि आरक्षण खत्म कर देगा। देखिए, कुल मिला के जिस प्रकार आरक्षण को एक वर्ग को, मुस्लिम समुदाय को एससी का काट के देने का काम करने जा रहे हैं, इन्होंने घोषणाएं करी है। और संविधान का जिस प्रकार से JNK के अंदर ये समर्थन कर रहे हैं, वापिस संविधान को खत्म करके ये कहते हैं कि JNK में 370 लागू कर दो, जहां पे एक बड़े समुदाय, खास करके वाल्मीकि हो, नेपाली हो, जिनको आरक्षण का लाभ मिल सकता था बाबा साहब की वजह से, वो लगातार वंचित रहे ऐसे उससे। तो आप बताइए संविधान के रक्षक कौन है और संविधान के खिलाफ कौन है? आज ये उनके साथ, अब्दुल्ला के साथ सरकार चला रहे हैं और विधानसभा के अंदर संविधान के खिलाफ बिल लेकर आ रहे हैं। तो आप बताइए, संविधान के आरक्षण के लिए ये जो है लगातार जो है मुस्लिमों को कह रहे हैं कि जी हम एससी का काट के और आपको आरक्षण देंगे। तो आप लगाइए ना कि किस आधार पे ये लेकर आए थे। और प्लस ये कहते थे कि हम जो है महिलाओं को इतने रुपए देंगे, उतने देंगे। मैं कह रहा हूँ, हम तो पड़ोसी राज्य हिमाचल में बैठे हैं, आप बता दीजिए कितनी महिलाओं को वहां पे इन्होंने 3,3500 रुपए की जो घोषणा करी थी वहां दी है। तेलंगाना में कितनों को दिया? अरे आपने फ्री बस की सेवाएं कर्नाटक में खत्म करने जा रहे हो। और दूसरी बात, जिस प्रकार से आप भ्रष्टाचार करते हैं, चाहे सिद्धरामैया जी हो, चाहे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, खुद ही प्लॉट ले लेके जो है सरकारी जमीनों का आवंटन जो गरीबों को मिलना चाहिए था, जो वंचितों को, दलितों को मिलना चाहिए था, वो आपने अपने नाम पे करके और अपनी जमीनें ले ली। जब पकड़े गए तो कह रहे हो हम वापिस करेंगे। अरे भाई, आपने भ्रष्टाचार किए ना, आप पकड़े गए तो कह रहे हो जी गलती हो गई, हम वापिस कर देंगे। तो इस प्रकार से लोगों को समझ आ चुका है, खास करके उत्तर प्रदेश की जनता को समझ आ गया कि ये जो है किसी भी प्रकार का सिर्फ। चलिए ठीक है सर, 23 नवंबर के बताएंगे नतीजे कि आखिर यहाँ पर किसके दावे जो है वो सही थे। और शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ सुशील व्यास जी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील जी, इस बार क्या लग रहा है, महाराष्ट्र में महायुति या फिर MVA? क्योंकि लगातार महायुति की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि इस बार भी फिर से जनाधार जो है वो महायुति के पक्ष में आएगा, लेकिन दूसरी तरफ MVA की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार पिछली बार की तरह इस बार ऐसा नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा वोट हमारे पक्ष में पड़ेंगे। वर्षा जी, देखिए, जो चुनाव के भीतर जो पहुंचा है, हर उम्मीदवार चाहते का एक आशा रहती है कि वो जीतेगा। लेकिन जहां तक सवाल हमारे वर्तमान सरकार जो महायुति चला रही है, आदरणीय एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में, जिस तरह का काम हमने महाराष्ट्र की जनता के बीच में किया है, विकास का हो या जन कल्याण का हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, तो वो उसको देखते हुए वो बोलता है, काम जो है वो छुपता नहीं है, काम बोलता है। और कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज दिख नहीं रही है धरातल पे। और हमें आत्मविश्वास है कि आने वाली 23 तारीख को जब मतगणना होगी तो एक बार पुनः महायुति की सरकार प्रचंड बहुमत से हम बनाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, और हमारे साथ लगातार कई और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार
क्या कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? उपचुनाव उत्तर प्रदेश का तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहां पर तो चुनाव आप लड़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन खासतौर से उत्तराखंड में केदारनाथ में क्या इस बार आशा नौटियाल टक्कर दे पा रहे हैं, या एक बार फिर से यहां पर जो पिछले उपचुनाव के नतीजे आए मंगलौर में, बद्रीनाथ में, वो केदारनाथ में दोहराए जाएंगे? आ रही हैं, उसमें स्पष्ट है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने और भाजपा की प्रदेश सरकार ने जो कुछ किया है, जो असफलताएं हैं, और विशेष रूप से बद्रीनाथ, केदारनाथ और पहाड़ के तमाम क्षेत्रों से रिपोर्ट्स आई हैं, उसके आधार पर कह सकता हूं कि भाजपा का सुपड़ा इस बार भी केदारनाथ में केदार बाबा जो है वो साफ करेंगे, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों के साथ जो अत्याचार किया गया है, छोटे व्यापारियों के साथ जो अत्याचार किया गया है, जो चार धाम यात्रा विशेष रूप से केदारनाथ आने वाले लोगों के साथ जो उनका अपमान हुआ है, जो छोटे व्यवसायियों का रोजगार छीना गया है, ये तमाम चीजें हैं। केदारनाथ का जो सोना था वो पीतल बन गया। QR कोड लोगों के सामने है। जो केदारनाथ दिल्ली में बनाने की साजिश रची गई थी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन दिल्ली जाकर किया, ये सब संदेश है कि केदार बाबा का अपमान जिन लोगों ने किया है उनको केदार की जनता सबक सिखाने को तैयार बैठी है, और अब चुनाव हो रहा है, इसीलिए शराब बांटी जा रही है। भाजपा को खतरा सफल दिख रहा है। दीवार पे लिखी हुई जो सच्चाई है वो भाजपा नेताओं ने पढ़ ली है, और इसीलिए शराब और पैसा बेइंसाफ बांटा जा रहा है, पुलिस पर, प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो जनता जवाब देने को तैयार है, और इस बार केदारनाथ में भी जो बाबा हैं, केदार बाबा, वो कांग्रेस को आशीर्वाद देने जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद भी कांग्रेस के साथ है। जहाँ तक पूरे देश की बात है, तो तमाम रिपोर्ट अभी मीडिया में भी देख रहा था कि कंटेनर में रुपए भर भर कर, सीमेंट के बोरों में रुपए भर भर कर महाराष्ट्र भेजे जा रहे हैं। पूरे भाजपा नेता के पास से 5 करोड़ रुपया बरामद भी हो गया, शराब मिल रही है। भाजपा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर धन बल और भल बल के बलबूते पर पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ती रही है, और अब भी लड़ रही है। मुझको लगता ये है कि इनका ये दबाव और ये पैसा और, लेकिन देखिए जो नतीजे अगर सर कांग्रेस के पक्ष में आते, उस समय तो कहा जाता है कि हाँ ठीक है, ये हमने, हमारे काम थे और इस बार जनता ने जो है वो बदलाव किया है। लेकिन जैसे ही आपके नतीजे जो आपके पक्ष में नहीं आते, तो आप कहीं EVM पर ठीकरा फोड़ते हैं, कहीं आप कहते हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सर ऐसे कैसे चलेगा? आपको नहीं लगता जिस प्रकार से NDTV बंद किया गया, जैसे तमाम हमारे पत्रकार बंधु, कितने चैनल बंद कर दिए गए, कितने प्रिंट मीडिया के अखबारों के ऊपर दबाव बनाया गया, कितने मीडिया कर्मियों को बेरोजगार कर दिया, कि आपको नहीं? सर मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, झारखंड के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। दूसरे चरण की 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है। JMM प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने मतदान किया। सुबह 9 बजे तक 12.71% मतदान हुआ। झारखंड में इस समय सबसे ज्यादा 9 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 12% तक मतदान हुआ है। JMM प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने भी मतदान किया है। तो झारखंड के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी, 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है। एक तरफ JMM इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ BJP लगातार यहां पर दम भरती हुई नजर आ रही है। जी सुरेंद्र जी, अपनी बात पूरी करें। क्या आपको महंगाई नजर नहीं आ रही? क्या आपको प्रधानमंत्री जी के वो वादे याद नहीं कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे? क्या डॉलर के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब डॉलर की कीमत बढ़ती है, रुपया घटता है, तो प्रधानमंत्री की साख भी गिरती है? क्या वो आपको याद नहीं है? क्या महंगाई नहीं दिख रही? क्या मीडिया कर्मियों का जो बेरोजगार हो रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा है? मेरे ख्याल से आप तो चौथे स्तंभ का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोकतंत्र की हिफाजत रखने की आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। हम विपक्ष में है, जनता ने हमें विपक्ष में दिखाया है, तो निश्चित जो सवाल जनता के हैं, जो परोकार हैं, इनको उठाने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से हमारी है, और उसमें हम निभा रहे हैं। तो यदि शराब बांटी जा रही है, और देवेंद्र सर मैं रोकूंगी यहाँ पर, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर डिप्टी CM उनकी माताजी और उनकी पत्नी के साथ, यानी कि पूरे परिवार के साथ यहाँ पर
पहुंचे हैं और वोट उन्होंने किया है, उस निशान को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से भी लगातार जागरूक रहने की अपील की जा रही है और हर एक वोट का वो महत्व बता रहे हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरे परिवार के साथ पहुंचे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने मतदान किया। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। हालांकि शुरुआती जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उम्मीद है कि शाम 6 बजे तक ये जो मतदान का प्रतिशत है और बढ़ता जाएगा। और अब लगातार शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सर मैं आपसे जो जानना चाहूंगी सुशील जी, क्योंकि जिस तरह से कल बीजेपी महासचिव के आरोप उन पर लगे कि कहीं ना कहीं जो पैसे हैं वो बांटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ नागपुर में पैसे निकल रहे हैं। अब ये आरोप यहाँ पर विपक्ष यही लगा रहा है कि इसी आधार पर ये लोग चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, पूरा दलबल लगा देते हैं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। अगर मेन मुद्दों पर, मुख्य मुद्दों पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो आप सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। वर्षा जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे महाराष्ट्र के चुनाव के जहां तक महायुति जिसमें शिंदे जी, बीजेपी और अजित पवार जी हैं, हमारे कोई इधर उधर भटकाव नहीं। हमारा एक ही मुद्दा है, विकास। जनता के प्रति जो हमने कर्तव्य निर्वहन किया है पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान, और जो विकास के काम किए, जन कल्याण की योजनाएं लाए, वो हमारी पूंजी है और उस आधार पे हम जनता के बीच में गए हैं और बहुमत से जीत के आए, आत्मविश्वास है। अब रही बात विपक्ष की हताशा निराशा में, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, जिन मुद्दों का चर्चा आपने की, पैसे मिलना नहीं मिलना, ठीक है, इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई कर रही है, कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, जहाँ उसकी सच्चाई सामने आएगी, उसमें देश का कानून अब वही काम करेगा ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना विपक्ष वाले कुछ कर सकते हैं। पानी का पानी, दूध का दूध, वो तो संबंधित एजेंसियां वही कर सकती है। ठीक है, लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा गया ना साफ तौर पे, जब उनसे पूछा गया कि आप क्या कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहा हूं, उन्हें तमाम दिशा निर्देश दे रहा हूं कि कहीं पोलिंग बूथ पर कोई अव्यवस्था तो नहीं है। सर ये काम तो इलेक्शन कमीशन का होता है, अधिकारियों का होता है। वर्षा जी, चुनाव जो कार्यकर्ता लड़ते हैं उनको शायद आपको मैं बता दूं, हम लोग भी पिछले अनेक वर्षों से राजनीति में हैं। वो इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहे थे, वो चुनाव के एक दिन पहले पोलिंग एजेंटों का जो अपॉइंटमेंट होता है, पोलिंग एजेंटों को हर दल का नेता उनको एजुकेट करता है कि आपको कल जाकर के पोलिंग बूथ के अंदर क्या क्या करना है और किस तरह से अपने कर्तव्य निर्वहन करने हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां निभानी है, वो उनको समझाना पड़ता है हर पोलिंग एजेंट को। और लगभग हर उम्मीदवार, चाहे हमारा हो या विपक्ष का हो, वो इस तरह की मीटिंगें लेता है और उसमें वरिष्ठ नेता आकर के मार्गदर्शन करते हैं। अब उसको अलग भ्रम फैलाने की कोई बात करे तो उनका अपना रवैया है और उनका अपनी सोच है। ठीक है, लेकिन ये तो बता दीजिए इस बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ऐसा है कि महाराष्ट्र में वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और 23 तारीख को महायुति के नवनिर्वाचित विधायक तीनों दल के अपने आपस में बैठ के अपना नया नेता चुन लेंगे, वही हमारा अगला मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, लेकिन ये दावा किस आधार पर सर? क्योंकि अभी तक तो गठबंधन की तरफ से ऐसा कोई चेहरा घोषित नहीं किया गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा 23 तारीख को महायुति के तीनों दलों के नवनिर्वाचित विधायक आपस में बैठ के अपना नया नेता निर्वाचित करेंगे, वही मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, लेकिन आपने एकनाथ शिंदे का भी तो जिक्र किया ना सर। उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, संजय नागपाल जी, क्या माना जाए महाराष्ट्र में, क्योंकि जिस तरह से चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, कल का घटनाक्रम जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और विपक्ष आरोप लगाती रही कि यहाँ पर जो है वो अगर मुख्य मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए तो यहाँ बीजेपी चाहे वो गठबंधन हो उसे कहीं सत्ता तक जो है वो नहीं पहुंच सकती है वो, और इसीलिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, धन बल का उपयोग किया जाता है। क्या इसका असर आज कुछ दिखने वाला है? जी वर्षा जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का ये इतिहास रहा है कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो इन सब चीज़ों का प्रयोग करती है, धन बल का प्रयोग भी होता है और उसमें शराब और सब चीज़ों का ये बांट करके माहौल बनाया जाता है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि प्रशासन जो है वो पूरा सहयोग करता है इसमें, और निष्पक्षता अगर रहे चुनाव में तो अलग बात है, निष्पक्षता होनी चाहिए। ये नेता जो है उत्तराखंड में भी अगर केदारनाथ विधानसभा में
अगर कैश पकड़ा गया तो वो ये कहते हैं कि भाई ये विपक्ष की साजिश है। तो चुनाव आयोग उसमें मैं नहीं समझता कोई कार्रवाई करके उसमें अंतिम रिपोर्ट लगाता हो, क्योंकि कैश तो पकड़ा गया लेकिन विपक्ष की साजिश बता करके मामले को झाड़ लिया जाता है। इसी तरह की खबरें महाराष्ट्र और झारखंड से भी आ रही हैं कि कैश बट रहा है, शराब बट रही है। तो चुनाव आयोग को इसमें सख्त कदम उठाने चाहिए। हालांकि 23 तारीख कोई दूर नहीं है, 3 दिन में ही नतीजे आ जाएंगे। जनता ने किसको वरण किया है ये पता चल जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मुकाबला बराबर का रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि निष्पक्षता के साथ इन चुनावों को कराया जाए। बिल्कुल रविंद्र वाल्मीकि जी, क्योंकि लगातार केदारनाथ में जिस तरह से बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है और कई मंत्रियों को मैदान में उतार दिया, कार्यकर्ताओं को एक एक जिम्मेदारी दे दी, चाहे वो पन्ना प्रभारी से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक, और ऐसे में बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार सत्ता में हम हैं, डबल इंजन की सरकार है और लगातार एक बार फिर से जनता जो है हमारे पक्ष में वोट करेगी। अगर इतने ही आश्वस्त हैं तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है सर? क्या जरूरत थी कि तमाम मंत्रियों को मैदान में उतार दिया? जी वर्षा जी, देखिए मैं आपसे कहूँ कि जनता पार्टी चुनाव चाहे किसी का भी हो, एक नगर निकाय हो चाहे वो लोकसभा, उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से और कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़े। हमारे यहाँ कार्यकर्ता सर्वोपरि, हमारे संगठन को जीवंत संगठन होता है जो सदैव हमेशा कार्य करता रहता है किसी भी परीक्षा के लिए। और अगर इस उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी मेहनत के साथ कार्य करता है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को आपत्ति होने की जरूरत है। आप भी कर सकते हैं, आप भी मेहनत कर सकते हैं। हमारे मंत्री हो, विधायक हो, केंद्रीय मंत्री हो, वो सिर्फ एक कार्यकर्ता है। जब चुनाव होता है तो उसी शिद्दत के साथ एक बूथ का कार्यकर्ता भी, और चाहे माननीय देश के प्रधानमंत्री हो, वह भी उसी शिद्दत के साथ ही, उसी मेहनत के साथ ही अपने कार्य को अंजाम देते हैं, अपने कार्य को करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी नीति है, आप इसे समझ लीजिए, ये हमारा तरीका है काम करने का। ठीक है, लेकिन कांग्रेस जी अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरी बात नहीं कहूंगा कि देखिए, जिस प्रकार से अभी आपने एक प्रश्न पूछा था वर्षा जी कि जब आप जीत जाते हैं, हमारे सुरेंद्र भाई साहब बड़े भाई है हमारे, कि जब आप जीत जाते हैं तब आप कहते हैं कि संगठन मतलब कार्यकर्ता जीत गया, काम जीत गया। जब हार जाते हैं ये भी हम देखते हैं। देखिए, मैं इसमें थोड़ी सी आपत्ति करूंगा। ये जब जीतते हैं तो वहां कहते हैं राहुल गांधी जी जीत गए, और जब ये हार जाते हैं तो ये बेचारे किसी ऐसे कार्यकर्ता के सिर फोड़ देते हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड में हरीश रावत जी एक वयोवृद्ध नेता है, जिस प्रकार से उनको बेचारों को ठिकाने लगा दिया, वो कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं कोई कुल्फी खा रहे हैं, कहीं भुट्टा खा रहे हैं। इस तरीके से उनको बिल्कुल अपमानित करके घर में जिस तरीके से बिठा दिया गया है, एक वयोवृद्ध नेता है, हमें कई बार पीड़ा भी होती है। देखिए, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, एक बड़े नेता है। तो जिस प्रकार से उनको एक तरीके से बिठा दिया घर पे, चाहे लोकसभा चुनाव के बाद हो, चाहे विधानसभा का जब चुनाव हुआ 2024 का, वो जब उनके नेतृत्व में लड़ा गया या उनके कहने पे लड़ा गया, आज उन्हें बेचारों को चुपचाप बिठा दी गया। तो ये बिल्कुल गलत है। जब ये चुनाव जीतते हैं तो राहुल गांधी जीतता है, और जब ये हारते हैं तो ठीक है, बताइए। होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है। एलिगेशन बहुत सीरियस है, तो इसकी पूरी तफ्तीश हो, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, और इन्वेस्टिगेशन करके एक फेयर रिपोर्ट लोगों के सामने आए, ऐसा मुझे लगता है। Ajit Pawar has confirmed that particular audio of Supriya Sule, wherein he has said that I have worked with Supriya Sule for years and I can understand her voice. Supriya Sule has said that this is forged and my voice is not there in that particular audio. देखिए, पहली बात तो यह है कि वॉइस जो है वो सुप्रिया ताई जैसा हमको ध्यान में आता है, हम उसको कह सकते हैं कि सुप्रिया ताई का वॉइस है, लेकिन तो मतदान लगातार जारी है 288 सीटों पर महाराष्ट्र में। कहीं ना कहीं ये जो क्रिप्टो करेंसी साइबर क्राइम हुआ है उसमें कुछ बिटकॉइंस थे, ये बिटकॉइंस गायब हो गए और उसमें आपका हाथ है। आपको हम अंडर ट्रायल जेल में 14 महीने डालेंगे। येरवड़ा जेल में 14 महीने तक एज अंडर ट्रायल वो रहे, और पूरी कहानी उस समय से शुरू हुई जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने इस पूरे विषय को गहनता के साथ अध्ययन किया कि आखिर
मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मुझे जेल में डालना पड़ा? ये पुणे के आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे। पुणे में और 2 आईपीएस ऑफिसर थे, पुणे के पुलिस के कमिश्नर अमिताभ गुप्ता और पुणे की डिप्यूटी पुलिस कमिश्नर भाग्यश्री नौटके। ये 2 भी आईपीएस ऑफिसर हैं। बाद में मालूम पड़ा कि जब 2018 का ये क्रिप्टो करेंसी साइबर क्राइम हुआ था तो एक क्रिप्टो करेंसी का वैलेट मिला था। जैसे हमारा वैलेट होता है ना, पर्स होता है जिसमें हम पैसे रखते हैं, तो क्रिप्टो वाले भी एक वैलेट करते हैं, उस वैलेट में वो पैसे रखते हैं, बिटकॉइंस रखते हैं। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी का हार्डवेयर वैलेट मिला था, ये वैलेट कंप्यूटर में होता है, तो स्वाभाविक रूप से ये जो वैलेट मिला था उस वैलेट में करोड़ों के भाव में बिटकॉइंस थे, करोड़ों रुपए थे। तो ये जो पुलिस कमिश्नर पुणे के अमिताभ जी हैं, अमिताभ गुप्ता, तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे और उन्होंने सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी पर आरोप लगा दिए बिटकॉइन को लेकर और कहा है कि नाना पटोले और सुप्रिया सुले का पर्दाफाश हुआ है, गठबंधन का पर्दाफाश हुआ है। और ऐसे में लगातार, क्योंकि संजय नागपाल जी आप ही से समझना चाहूंगे, क्योंकि देखिए लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, एक दूसरे पर मतदान के दिन भी हमलावर नजर आ रहे हैं। जी, बेसिकली वोटर्स को प्रभावित करने के ये तरीके होते हैं कि आप कोई भी इल्जाम इस तरह के लगाएंगे जिनकी जांच पड़ताल कंप्लीट नहीं हुई है, जो मामले कोर्ट में हैं, ये इस तरह के मामलों को गति दे करके ये साबित करने का प्रयास किया जाता है कि विपक्षी दल वो बिल्कुल भ्रष्टाचारी है और हमें जो है, हम ईमानदार लोग हैं, हमें ही वोट दीजिए। तो ये वोट बैंक में एक सेंधमारी का तरीका है। मैम ठीक है, व्यास जी बताएं जरा, क्योंकि लगातार संबित पात्रा आरोप लगा रहे हैं और ये कहते हुए मतदान के दिन की घोटाले में नाना पटोले शामिल है, सुप्रिया सुले शामिल है, एमवीए का पर्दाफाश यहां पर हुआ है। तो उनसे भी हम रिएक्शन लेंगे। लेकिन सुरेंद्र अग्रवाल जी, अगर आपने रविंद्र जी की बात सुनी हो, उन्होंने जीत को लेकर, हार को लेकर उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर कहीं कोई सीट अगर कांग्रेस के खाते में आती है तो इसका जो जिम्मेदार है उसे राहुल गांधी को माना जाता है कि राहुल गांधी की वजह से ये जीत हुई है। अगर कहीं हारते हैं तो कार्यकर्ताओं पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। सर, ऐसा क्यों? अब देखिए, रविंद्र बाल्मीकि जी को मेरे बड़े प्रिय अनुज हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके सुंदर भविष्य के लिए। वो बड़े बहादुरी के साथ, अपनी बड़े साहस के साथ अपनी बात रखने पर पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और मैं भी रख रहा हूँ। जहाँ तक केदारनाथ की और मंगलौर की और बद्रीनाथ की बात है, स्पष्ट लिखा है केदारनाथ उपचुनाव में केदार बाबा जो आशीर्वाद है उन लोगों को कैसे दे दें जिन्होंने केदार बाबा का सोना गायब कर दिया, जिन्होंने केदार धाम की जो धाम को बनाने की साजिश दिल्ली में रखी, जिन्होंने QR कोड के नाम पर चंदा वसूल लिया। और यदि भाजपा को इतना लगता था, इतना आत्मविश्वास है, तो चुनाव के अंतिम दिनों जब लगा कि चुनाव आ गए हैं तो केदारनाथ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और जब तक पहला रानी रावत जी जो विधायक थी वहां की योजनाओं की बात करती रही थी, उनका तिरस्कार किया। पहला रानी रावत के परिवार का भी अपमान किया गया, उनकी प्यारी बिटिया जो सक्रिय है उसका कैसे अपमान किया गया, कैसे जो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कुलदीप जी थे उन पर कैसे दबाव बनाया गया, ये सारा केदार की जनता जानती है। लेकिन कई मतदाताओं से हिंदी खबर ने भी बात की सुरेंद्र जी, और ऐसे में शैला रानी रावत का जो कार्यकाल रहा उसकी भी, और साथ ही साथ जो आशा नौटियाल हैं जो पहले भी विधायक रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में भी लगातार विकास हुआ, इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। यानी कि देखिए, भरोसा यहाँ पर जताया जा रहा है। जी, मैं बोल लूँ कुछ, यदि उन्हें इतना भरोसा था तो अंतिम समय तमाम घोषणाएं क्यों की गई? मैं समझता हूँ पूरी भाजपा को, सरकार को केदार धाम दिल्ली में स्थापित करने के लिए जिस प्रकार वो खिला दिल्ली दिलाई गई, उसके लिए तो केदार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यदि माफी मांग ले तो हो सकता था जनता माफ कर देती केदारनाथ का। निश्चित रूप से जानिए, केदारनाथ में जनता भाजपा को उखाड़ को फेंकने को तैयार है। जो आज मतदान हो रहा है उसमें जनता को पूरी तरह सजा
भाजपा सरकार के नेताओं को देगी, भाजपा के प्रत्याशी को देगी, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ पर भ्रष्टाचार की बात है, सब जानते हैं कि जायज एजेंसी का कैसे दुरुपयोग हुआ। जी एनडीटीवी पर आपने छापा मारा, एनडीटीवी अडानी ने ले ली। ठीक है। पे आपने छापा मारा, वो अडानी ने ले ली। अंबुजा सीमेंट पर छापा मारा गया, वो अडानी ने ले ली। फिर सीमेंट पर छापा मारा गया, वो अडानी ने ले ली। चलिए सर, समय सिर्फ मेरे पास इतना ही है और मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े इस चर्चा में शामिल हुए। तो लगातार चाहे वो उत्तर प्रदेश हो,